टैक्स बचाने का हो टेंशन या फिर पेचीदे टैक्स नियमों की उलझन, अटका रिफंड या मुश्किल में फंसा हो आपका रिटर्न, हर मुश्किल सवाल का आसान जवाब है टैक्स गुरु, जहां आप ना सिर्फ अपना टैक्स बचाते हैं बल्कि हम टैक्स की उलझनों को सुलझाने के गुर भी आपको सिखाते हैं। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण राय और आज आपके इस बार सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं जाने माने टैक्स एक्सपर्ट शरद कोहली साहब। कोहली साहब, आपका स्वागत है और दर्शकों को बता दी, कोहली साहब आपको बताने वाले हैं कि इस नए कारोबारी साल में टैक्स बचाने के लिए सबसे बेहतर टिप्स क्या है। वो टिप्स क्या आपको बताएंगे, इसलिए अगले आधे घंटे तक कहीं आप जाइएगा नहीं, क्योंकि हम आपको बताने वाले हैं कि पुराना या नया कौन सा टैक्स रिजीम आपके लिए होगा बेहतर। बताएंगे विस्तार से। विदेशी प्लेटफॉर्म पर इंट्राडे गोल्ड ट्रेडिंग पर क्या देना होगा टैक्स, अगर फ्लैट की कीमत में जमीन की कीमत भी है शामिल तो कितनी रकम पर देना होगा जीएसटी। इन सारे मुद्दों पर बातचीत करेंगे। आप टैक्स पेयर्स के लिए एक बार फिर से यह चुनने का वक्त आ गया है कि आपको नया टैक्स रिजीम चुनना है या फिर पुराने टैक्स रिजीम में ही बने रहना है। और यह सवाल आपका एम्प्लॉयर भी आपसे पूछ रहा होगा, लेकिन लोगों में इसको लेकर काफी ज्यादा दुविधा है। दुविधा के पीछे सबसे बड़ी वजह यह है कि नए टैक्स रिजीम के तहत टैक्स की दरें काफी ज्यादा कम होती हैं, जबकि पुराने टैक्स रिजीम के तहत टैक्स की दरें काफ़ी ज़्यादा ऊंची होती है। आखिर कैसे, आइए आपको दिखाते हैं। अगर आप पुराने टैक्स रिजीम के मुकाबले नए टैक्स रिजीम के बीच टैक्स की दरों की तुलना करेंगे तो आपको ये साफ साफ दिखना शुरू हो जाएगा। मान लिया जाए आपकी सालाना आमदनी 2.5 लाख रुपए तक है, तो पुराने टैक्स रिजीम में बने रहें या फिर नए टैक्स रिजीम में, दोनों तक आपको कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। लेकिन 2.5 लाख से 5 लाख तक आपकी सालाना आमदनी है तो पुराने टैक्स रिजीम के तहत भी 5% टैक्स देना पड़ेगा और नए टैक्स रिजीम के तहत भी आपको 5% टैक्स देना पड़ेगा। अब मामला आता है कि अगर आपकी आमदनी ज़्यादा हो जाती है, 5 लाख से ज़्यादा होती है, 7.5 लाख तक आपकी आमदनी होती है सालाना, तब आपको पुराने टैक्स रिजीम के तहत 20% टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन नए के तहत सिर्फ और सिर्फ आपको 10% टैक्स देना पड़ेगा, यानी टैक्स की देनदारी बिल्कुल आधी हो जाएगी। अब अगर 7.5 लाख से ज़्यादा आपकी आमदनी है, 10 लाख तक है, तो पुराने के तहत 20% टैक्स देना पड़ेगा और नए के तहत आपको 15% टैक्स देना पड़ेगा। यानी यहाँ भी नया टैक्स रिजीम ज़्यादा आकर्षक दिख रहा है। अब इससे आप आगे बढ़िए, 10 लाख आपकी सालाना आमदनी 10 लाख से ज़्यादा है, 12.5 लाख तक है, तो पुराने के तहत 30% आपको टैक्स देना पड़ेगा और नए के तहत 20% देना पड़ेगा। यहाँ भी आपको नया टैक्स रिजीम सस्ता दिख रहा है। 12.5 लाख से 15 लाख के बीच आमदनी है तो पुराने के तहत 30% और नए के तहत 25% टैक्स देना पड़ेगा। यानी यहाँ भी नया टैक्स रिजीम सस्ता दिख रहा है। लेकिन अगर आपकी आमदनी 15 लाख से ज़्यादा है तो फिर आप चाहे नए में बने रहें या फिर पुराने में बने रहें, दोनों के तहत आपको 30% टैक्स यहाँ पर देना पड़ेगा। तो ऐसे में साफ तौर से दिख रहा है कि नया टैक्स रिजीम पुराने के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा किफ़ायती है, टैक्स की देनदारी कम होती है। लेकिन ऐसा है नहीं। क्यों? क्योंकि जैसे ही आपको एग्जम्पशन और डिडक्शन का ख्याल आता है तो आपको लगता है कि अरे ये तो पुराना टैक्स रिजीम में ज़्यादा बेहतर था। आखिर क्यों, आइए आपको दिखाते हैं। अगर आप चलते हैं डिडक्शन की बात करते हैं तो पुराने टैक्स रिजीम के तहत आपको कई सारे डिडक्शन मिलते हैं। मिसाल के तौर पर पीपीएफ में निवेश करने पर, ईएलएसएस में निवेश करने पर, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड में पैसा डालते हैं उसका रिडक्शन मिलता है आपको, लाइफ इंश्योरेंस के जो प्रीमियम चुकाते हैं उस पर आपको छूट मिलती है, स्टैंडर्ड डिडक्शन भी एक काफ़ी बड़ा हिस्सा होता है, होम लोन है उस पर जो ब्याज चुकाते हैं प्रिंसिपल अमाउंट है इस पर मिलता है, बच्चों के ट्यूशन फी पे आपको डिडक्शन मिलता है, हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमियम पे डिडक्शन मिलता है। इतना ही नहीं, इन्वेस्टमेंट करेंगे एनपीएस में तो वहाँ भी आप इसकी छूट पा सकते हैं, सेविंग अकाउंट पर जो ब्याज आपको मिलता है उस पर भी छूट मिलती है। तो कुल मिला के आपको 10 तरह के मोटे मोटे डिडक्शन मिलते हैं, जिसका फ़ायदा आप सिर्फ और सिर्फ पुराने टैक्स रिजीम में उठा सकते हैं, नए में नहीं उठा सकते हैं। सिर्फ डिडक्शन ही नहीं, एग्जम्पशन भी एक बड़ा आकर्षक का केंद्र होता है पुराने टैक्स रिजीम के तहत। एग्जम्पशन देखें तो एग्जम्पशन में आपको मिसाल के तौर पर हाउस रेंट अलाउंस का एग्जम्पशन आपको मिलता है, लीव ट्रेवल अलाउंस एलटीए का, साथ ही साथ मोबाइल इंटरनेट पे जो खर्च करते हैं उसका रिम्बर्समेंट आप ले सकते हैं। इतना ही नहीं, फूड कूपन वाउचर जो होता है उस पर भी आप छूट पाते हैं, कंपनी लीज पे कार देती है उस पर भी आपको छूट मिलती है, यूनिफॉर्म अलाउंस के तौर पर भी एग्जम्पशन आपको ठीक ठाक मिल जाता है, लीव एनकैशमेंट करते हैं उसका भी एग्जम्पशन मिलता है। तो मोटे तौर पर करीब 7 एग्जम्पशन है जिसका फ़ायदा आपको टैक्स की देनदारी में यहाँ पे मिलता है। लेकिन इसमें ऐसा होता है कि कई लोग पूरे एग्जम्पशन और पूरे डिडक्शन का फ़ायदा उठाते हैं, कई लोग कुछ एक एग्जम्पशन कुछ एक डिडक्शन का फ़ायदा उठाते हैं। तो हर किसी के लिए टैक्स की देनदारी अलग अलग होती है और उनके लिए ये चिंता होती है कि आखिर हमारे लिए पुराना बेहतर है या फिर नया बेहतर है। तो आइए आपको उदाहरण के जरिए यहाँ पे समझते हैं। तो उदाहरण एक आप लेते हैं कि कौन आपके लिए बेहतर है।
उदाहरण 1 में हमने एग्जाम्पल लिया यहाँ पे अनीता का, जिनकी सालाना आमदनी 12 लाख रुपए है और वो भी सिर्फ सैलरी से। और अनीता जो है अपने 12 लाख में जब टैक्स देनदारी कैलकुलेट करती हैं तो सभी एग्जाम्पशन और सभी डिडक्शन का फायदा उठाती हैं। अब सभी एग्जाम्पशन सभी डिडक्शन का मतलब क्या हुआ, तो आइए आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे आप जैसे कि इन्होंने अपने क्या किया, सालाना आमदनी इनकी जैसे 12 लाख रुपए है, 50,000 रुपये स्टैंडर्ड डिडक्शन के तौर पर फायदा लिया, 72,000 रुपये HRA के तौर पर और 30,000 रुपये LTA के तौर पर। चूंकि ये फायदा न्यू टैक्स रेजिम में नहीं मिलता है। इन्होंने हाउसिंग लोन भी ले रखा है, तो 2 लाख रुपये हाउसिंग लोन के तहत फायदा उठाया। 80C के तहत 1,50,000, 80CCD 1B के तहत 50,000 रुपये और 80D के तहत 25,000 रुपये का फायदा इन्होंने लिया। लेकिन अगर नए टैक्स रेजिम को चुनेंगे तो ये सारा फायदा इनको नहीं मिलेगा, जो कि पुराने यहाँ पे मिलता रहता है। इन सारे फायदा उठाने के बाद टैक्स की देनदारी देखिए कैसे बनती है इनकी। जो टैक्सेबल इनकम होता है ये 6,23,000 बनता है पुराने टैक्स रेजिम के तहत। नए के तहत चूँकि कोई फायदा मिल नहीं रहा है एग्जाम्पशन का, डिडक्शन का, तो 12 लाख पूरा का पूरा बन जाता है। टैक्स देनदारी पुराने के तहत 37,100 बनती है, नए के तहत 1,15,000। हेल्थ एजुकेशन सेस लगता है उस पर, तो 1,484 रुपये पुराने में, नए में 4,600 रुपये। यानी कुल टैक्स की देनदारी पुराने टैक्स रेजिम में रहने पर 38,584 रुपये की बनती है। लेकिन नए टैक्स रेजिम के तहत ये 1,19,600 रुपये की बनती है। यानी काफ़ी ज़्यादा अच्छा खासा अंतर है। तो अगर आप इस तरह के सैलरी ब्रैकेट में आते हैं, आपका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से है, तो आपके लिए जाहिर तौर पे जो पुराना टैक्स रेजिम है ज़्यादा बेहतर दिखता है। क्यों? क्योंकि पुराने टैक्स रेजिम में नए टैक्स रेजिम के मुकाबले अच्छा खासा फ़ायदा होता है, 81,016 रुपये का। ये एक ठीक ठाक फ़ायदा है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सभी एग्जाम्पशन सभी डिडक्शन का फ़ायदा नहीं उठाते हैं। कुछ एक एग्जाम्पशन का फ़ायदा उठा लिया, कुछ एक डिडक्शन का फ़ायदा उठा लिया। तो वहाँ पर उदाहरण 2 लेते हैं। सुरभि का एग्जाम्पल लेते हैं। इनकी भी सालाना आमदनी 12 लाख रुपए सिर्फ सैलरी से। अब ये कुछ एक एग्जाम्पशन कुछ एक डिडक्शन का फ़ायदा उठा रही हैं। तो इन पर देखिए टैक्स की देनदारी कैसे बनती है। अगर ये ओल्ड टैक्स रेजिम के तहत टैक्स का कैलकुलेशन करती हैं तो सालाना आमदनी की 12 लाख रुपये बनती है, नए के तहत भी 12 लाख। स्टैंडर्ड डिडक्शन का फ़ायदा इन्होंने उठाया 50,000 रुपये का ओल्ड टैक्स रेजिम के तहत, जो कि नए के तहत मिलता ही नहीं है। 72,000 रुपये का फ़ायदा उठाया HRA के तहत, जो नए के तहत नहीं मिलता है। LTA का फ़ायदा इन्होंने नहीं उठाया और नए टैक्स में कोई अंतर नहीं पड़ा। हाउसिंग लोन का फ़ायदा नहीं उठाया, नए पुराने में कोई अंतर नहीं पड़ा। 80C के तहत 72,000 रुपये का फ़ायदा उठाया, नए के तहत यहाँ पे कोई फ़ायदा नहीं उठाया। 80CCD 80D इसका भी फ़ायदा नहीं उठाया। यानी जो बहुत ही बेसिक से चीज़ें हैं उसका फ़ायदा उन्होंने उठाया डिडक्शन का, और नए टैक्स रेजिम में तो कुछ फ़ायदा मिलता ही नहीं। ऐसे में टैक्स की देनदारी कैसे बनती है आइए देखिए। ऐसे में टैक्सेबल इनकम इनका बनता है 10,06,000 रुपये पुराने के तहत, नए के तहत पूरा पूरी 12 लाख रुपये। टैक्स देनदारी पुराने के तहत 1,14,300 रुपये, नए के तहत 1,15,000। हेल्थ एजुकेशन सेस मिला दीजिए तो उस पर 4,572 रुपये पुराने के तहत देना पड़ेगा, नए के तहत 4,600 रुपये देना पड़ेगा। तो कुल टैक्स की देनदारी पुराने के तहत 1,18,872 रुपये और नए के तहत 1,19,600 रुपये उनकी देनदारी यहाँ पे बनती है। तो यहाँ भी देखिए कि कुछ एक एग्जाम्पशन कुछ एक डिडक्शन का फ़ायदा लेने पर भी उनके लिए पुराना टैक्स रेजिम बेहतर होता है, क्योंकि यहाँ पे इनको फ़ायदा होता है 7,228 रुपये का। तो मुझे लगता है कि आप डिडक्शन लें ना लें, थोड़ा बहुत लें, पूरा लें, तो पुराना ही ज़्यादा बेहतर है। नया तो बिल्कुल ही उनके लिए फ़ायदेमंद नहीं होगा। कोहली साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे जो टैक्स गुरु हैं, टैक्स एक्सपर्ट हैं, जिन्होंने पूरा ग्राफिक्स बनाने में हमारी काफ़ी मदद की है। कोहली साहब, ये कहना कितना सही होगा कि ओल्ड इज़ गोल्ड, यहाँ पे तो नए टैक्स रेजिम में कोई फ़ायदा दिख ही नहीं रहा है। जी हाँ लक्ष्मण, ये जो धर्म संकट है न्यू रेजिम और ओल्ड रेजिम का, इसको आप ध्यान से देखें तो एक फॉर्मूला निकल के आता है। फॉर्मूला ये निकलता है कि अगर आप एग्जेम्पशंस और डिडक्शन जिनका अभी आप जिक्र कर रहे थे, वो आप 2.5 लाख रुपए तक की लेते हैं, मतलब 2.5 लाख रुपए या उससे नीचे की लेते हैं, और आपकी आमदनी जो है वो 15 लाख रुपए से कम की रहती है, तो 2 पैरामीटर्स हमने लिए, एक हमने एग्जेम्पशन और डिडक्शंस का लिया, एक हमने इनकम का लिया। तो जैसे ही आप 15 लाख रुपए लक्ष्मण क्रॉस करते हैं और आप डिडक्शन 2.5 लाख से कम लेते हैं, तो आप देखेंगे कि आपको न्यू रेजिम ज्यादा फायदेमंद दिखाई देने लग जाएगा। पर जब आप इससे नीचे रहते हैं, और ये ऐसा इसलिए है क्योंकि आप देखें तो न्यू रेजिम पे जो टैक्स के रेट्स हैं न्यू और ओल्ड रेजिम में, वो 15 लाख पर जाकर एक जैसे हो जाते हैं। उससे पहले वो अलग अलग चलते हैं, उसमें
उसमें 5, 7.5, 10, 12.5 ऐसे ऐसे करके चलते हैं, परंतु 15 लाख से ऊपर वो दोनों बराबर हो जाते हैं। इसलिए 15 लाख रुपए से ऊपर की आमदनी हो और 2.5 लाख रुपए से कम की अगर आप डिडक्शंस और एग्जेम्पशंस ले रहे हैं तो आप देखेंगे कि आपके लिए न्यू रेजिम ज्यादा फायदेमंद दिखना शुरू हो जाता है। और यही अगर आप ग्रॉस टोटल इनकम बेसिस पे चल रहे हैं लक्ष्मण, वहां पर भी आपको कुछ केसेस में न्यू रेजिम ज्यादा बेनिफिट दिखेगा। कुल मिलाकर हम देखें तो डिडक्शंस और एग्जेम्पशंस जैसे जैसे कम होती जाएंगी और इनकम बढ़ती जाएगी तो न्यू रेजिम फायदेमंद होता जाएगा। शायद यही मंशा से लक्ष्मण इस रेजिम को लाया गया। तो बिल्कुल ऐसा नहीं है कि हर हाल में पुराना टैक्स रेजिम ही बेहतर है, बल्कि कई मायनों में नया टैक्स रेजिम भी बेहतर होता है। लेकिन उसके पीछे शर्त है। शर्त यह है कि अगर आपकी सालाना आमदनी 15 लाख रुपए से ज़्यादा है तो आपके लिए पुराने के मुकाबले नया टैक्स रेजिम ज़्यादा बेहतर है। लेकिन एक शर्त यह है कि आपका डिडक्शन जो है 2.5 लाख से कम होना चाहिए। जी हाँ, फिर से बता दूं कि अगर सालाना सैलरी 15 लाख से ज़्यादा है, डिडक्शन 2.5 लाख से कम है, तो आपके लिए पुराने के मुकाबले नया टैक्स रेजिम ज़्यादा बेहतर होगा। आइए इसको एक एग्जाम्पल के जरिए समझ लेते हैं। उदाहरण 3 लेते हैं हम लोग, और उस उदाहरण 3 में हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं आलोक का, जिनकी सालाना आमदनी 18 लाख रुपए है और वो आमदनी सैलरी के साथ साथ दूसरे स्रोत से भी हो रही है। तो उनके ऊपर टैक्स की देनदारी कैसे बनती है इसको समझिए। तो आप ओल्ड टैक्स रेजिम चुने या फिर न्यू टैक्स रेजिम, सालाना सैलरी तो आपकी एक बराबर ही मानी जाएगी, 18 लाख रुपए 18 लाख रुपए। लेकिन ओल्ड के तहत मान लिया आलोक ने 80C का फायदा उठाया और 1.5 लाख रुपए का यहाँ पे क्लेम किया ओल्ड टैक्स रेजिम के तहत, लेकिन नए में तो सुविधा उनको मिलेगी नहीं। फिर 80D का फायदा उठाया, 25,000 रुपये का क्लेम किया ओल्ड टैक्स रेजिम के तहत, नए के तहत तो सुविधा मिलनी है नहीं। तो ऐसे केस में ओल्ड में ये फायदा उठाने के बावजूद इनको ऊपर टैक्स की देनदारी कैसे बनती है, आइए इसको देखिए। सालाना आमदनी थी 18 लाख रुपए, लेकिन टैक्सेबल इनकम यानी जिस पर इनको टैक्स चुकाना होगा वो ओल्ड के तहत बनता है 16,25,000 रुपये, न्यू के तहत बनता है 18 लाख रुपये। टैक्स की देनदारी ओल्ड के तहत बनती है 3 लाख रुपये और न्यू के तहत बनती है 2,77,000 रुपये। यहाँ पर देखिए ओल्ड के तहत जो है टैक्सेबल इनकम कम है, न्यू के तहत ज़्यादा है, लेकिन टैक्स की देनदारी ओल्ड के तहत ज़्यादा है, न्यू के तहत कम है। हेल्थ एजुकेशन सेस 12,000 रुपये पुराने के तहत, नए के तहत 11,100 रुपये। कुल देनदारी 3,12,000 रुपये पुराने के तहत और नए के तहत सिर्फ और सिर्फ 2,88,600 रुपये। यानी ओल्ड के तहत इनको इतना सारा फायदा उठाने के बावजूद ओल्ड के तहत टैक्स की देनदारी ज़्यादा बनती है और नए के तहत टैक्स की देनदारी कम बनती है। यानी इनके केस में इनके लिए नया टैक्स रेजिम जो है ज़्यादा बेहतर है, ज़्यादा फायदेमंद है, क्योंकि इनको नया टैक्स रेजिम में ओल्ड के मुकाबले 23,400 रुपये का ज़्यादा फायदा हो रहा है। तो अगर आपकी सैलरी भी कुछ इसी तरीके से है तो आप पुराने के मुकाबले नया टैक्स रेजिम चुन सकते हैं। और उम्मीद करते हैं कि सिर्फ आप नहीं, आप जैसे सभी दर्शक टैक्स पेयर्स के मन में अब ये दुविधा नहीं रही होगी कि ओल्ड टैक्स रेजिम चुने या फिर नया टैक्स रेजिम चुने, कौन सा हमारे लिए ज़्यादा फायदेमंद है। आप इस ग्राफिक्स की मदद से आसानी से समझ सकते हैं कि आपके लिए कौन सा टैक्स रेजिम बेहतर है। आपको कोई कन्फ्यूजन अब नहीं रहने वाला है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं टैक्स गुरु और आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ बने हुए हैं जाने माने टैक्स एक्सपर्ट शरद कोहली साहब। कोहली साहब चलते हैं चंडीगढ़ और वहां से मनप्रीत सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। मनप्रीत जी नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। कैसे हैं आप? बड़े सर। बताएं क्या सवाल आपके पास? सर मैंने एक गोल्ड ट्रेडिंग में थोड़ा मैंने ट्राई किया था, किसी के थ्रू मैंने मतलब इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग की थी बेसिकली। तो उसमें मैं अभी कुछ प्रॉफिट कमा रहा हूँ अच्छा खासा। तो मेरे को सिर्फ ये जानना था कि वो जो मेरा ब्रोकर है वो मलेशिया बेस्ड है, तो उसमें अभी अगर मेरे को वो पैसा निकालना है अकाउंट से तो उसमें वेदर मेरे को मलेशिया का टैक्स रेजिम के हिसाब से करना पड़ेगा अप्लाई, या तो इंडियन टैक्स रेजिम के हिसाब से करना पड़ेगा? ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है। कोहली साहब क्या कहेंगे इनको, क्योंकि एक बाहर के प्लेटफॉर्म पे गोल्ड की ट्रेडिंग कर रहे हैं और इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, तो टैक्स की देनदारी कहाँ की हिसाब से बनेगी? जी हाँ मनप्रीत, पहले तो बहुत खुशी की बात है आपको प्रॉफिट हो रहा है और आपने कहा अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है, तो बहुत खुशी की बात है। दूसरा देखिए, मलेशिया में लोकल टैक्स है, मलेशिया कोई टैक्स एग्जेम्प्ट कंट्री नहीं है मनप्रीत, पहले तो ये ध्यान रखिए। तो अगर वहाँ के प्लेटफॉर्म पे ट्रेडिंग हो रही है तो मलेशिया का टैक्स लगेगा। और क्योंकि आप भारत में बेस्ड हैं और आपको ये बता दें कि ये जो ट्रेडिंग होती है ये इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन स्पेकुलेटिव कैटेगरी में आती है, क्योंकि आप डे ट्रेडिंग भी करते हैं,
ज्यादा टाइम उसको रखते नहीं है। अगर गोल्ड आप केवल अगर 3 साल तक रखें तब वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है, वरना इस पे आपको बिजनेस एंड प्रोफेशन में स्पेकुलेटिव इनकम प्रॉफिट के अंतर्गत टैक्स देना पड़ेगा। इंडो मलेशियन डबल टैक्स अवॉइडेंस ट्रीटी के अंतर्गत आपने जो वहां टैक्स दिया है उसका आप रिलीफ क्लेम कर सकते हैं, पर टैक्स फिलहाल आपको दोनों जगह जाएगा। बाद में आप रिटर्न फाइल करते टाइम आप उसके अंतर्गत रिलीफ मनप्रीत जी क्लेम कर सकते हैं। और ध्यान रखिएगा इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन में इसको आप दिखाएंगे। तो मोटे तौर पे ये समझो कोहली साहब की इनको दोनों जगह टैक्स चुकानी होगी, लेकिन मलेशिया में जो उन्होंने टैक्स दिया है उसको यहाँ पे अपना क्लेम कर सकते हैं और उसका रिलीफ यहाँ पे पा सकते हैं इंडियन टैक्स अथॉरिटी से। जी जी चलिए अगला सवाल लेते हैं, चलते हैं लखनऊ, जहां से विकास गुप्ता जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। विकास जी नमस्कार, बताएं क्या सवाल आपके पास। हाँ नमस्ते लक्ष्मण साहब, नमस्ते कोहली साहब। नमस्ते। नमस्ते सर, मेरा क्वेश्चन नेशनल पेंशन स्कीम में जो टियर 2 अकाउंट है उससे रिलेटेड है कि जो टियर 2 अकाउंट में जैसे कि 3 तरह का रहता है, कॉर्पोरेट फंड, इक्विटी फंड एंड गवर्नमेंट फंड। तो उसमें मान लीजिए अगर कोई आदमी इन्वेस्ट करता है, उससे 2 ऑप्शन है, या तो वो फाइनल विड्रॉल उसी से ले ले या उसको टियर 1 में ट्रांसफर करे। दोनों केस में उसका टैक्स ट्रीटमेंट कैसे होगा जो उसमें मनी अप्रिशिएट करता है उसके रिगार्डिंग? जी हाँ विकास जी, अगर आप टियर 2 से टियर 1 में अमाउंट ट्रांसफर करते हैं तो ATCCD 1B के अंतर्गत जो 50,000 रुपए की ATC के अलावा जो एडिशनल डिडक्शन मिलती है आप वो डिडक्शन बाकायदा ले सकते हैं, जो भी आप अमाउंट 50,000 तक ट्रांसफर करेंगे। और टियर 2 की जहां तक बात है उसमें जो टैक्सेबिलिटी होती है, जो एक्रीशन होता है, मतलब जो इन्वेस्टमेंट्स की गई हैं कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में, बाकी सिक्योरिटीज में, उसमें जो इंक्रीज होगा उसका वो टैक्सेबल होगा। बाकी का अमाउंट आपका टियर 2 में कंट्रीब्यूशन की तरह बना रहता है। तो ध्यान रखिएगा टियर 1 में ATCCD 1B में, और ये एक्रीशन पे आपको टैक्स देना पड़ेगा टैक्स यहाँ पे। अगला सवाल है भुवनेश्वर से। कोहली साहब आपसे सवाल पूछने के लोग देश के हर कोने कोने से आ रहे हैं। भुवनेश्वर से तुषार पांडा जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। पांडा साहब बताएं क्या उलझन है आपकी। सरोज सर नमस्ते, लखन सर नमस्ते। जी नमस्ते। नमस्ते। हाँ, मेरा सवाल ये है कि मैं 20 साल का एक क्या भूल गया हूँ सवाल, इतना सोच कोई नहीं आप आराम से सोच। हाँ, मेरा 20 साल का एक 20 साल का एक पेंशन प्लान था जो मैच्योर हुआ इस साल मार्च महीने में जी। उसमें से 25% मुझे पूरा कैश मिल गया है और 75% वो पेंशन के हिसाब से मिलेगा। तो मेरा सवाल ये है जी कि इसमें टैक्स क्या रहेगा? ये जो 25% इसमें टैक्स आएगा और जो बाकी 75% पेंशन में मिलेगा वो मेरा सैलरी में मिलके टैक्स होगा या फ्री होगा? जी हाँ तुषार जी, देखिए आप खुशी से भूले जा रहे थे, हमें खुशी से याद आ रहा है आपको क्या बताना है। बिल्कुल 25 आप सेक्शन 1010D एक आयकर में है, उसके अंतर्गत अगर 10% प्रीमियम है आपकी पॉलिसी पे तो उसमें जब पॉलिसी मैच्योर होती है तो कोई टैक्स नहीं होता है। पर ये जो 75% आपका नॉन कम्यूटेड है, ये जो आपको पेंशन के रूप में मिल रहा है, ये तुषार जी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जैसे जैसे आपकी इनकम होती जाएगी हर साल महीने दर महीने वो टैक्सेबल होता जाएगा। तो ध्यान रखिएगा 1010D के अंतर्गत एग्जेम्पशन है, पर जो नॉन कम्यूटेड पार्ट है जो पेंशन के रूप में मिल रहा है उस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। उस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। हालांकि अच्छी बात है कि आपने एक अच्छा प्लान पहले से लिया हुआ था ताकि आगे चलकर आपको इसका सहारा मिल सके। अगले कॉलर हमारे साथ हैं RK त्रिखा जी। RK त्रिखा जी बताएं क्या सवाल है आपके पास। नमस्कार जी नमस्कार। हाँ जी, मेरा सवाल ये है कि जैसे जो NRI हैं, जो OCI हैं, उनका आधार कार्ड तो बनता नहीं है अगर वो 6 महीने इंडिया में नहीं रहे, तो इनकम टैक्स के पर्पज के लिए पैन और आधार उनका लिंक ही नहीं हो सकता, तो वो टैक्स कैसे भरेंगे? जी त्रिखा साहब, बिल्कुल 2023 31 मार्च को वो पैन बिल्कुल नॉन ऑपरेटिव हो जाएंगे जो आधार से लिंक नहीं होंगे, क्योंकि पैन आधार का मैं बोलता हूं ब्याह हो चुका है। पर जो NRIs हैं, बिल्कुल आपने ठीक कहा त्रिखा साहब, उनको चिंता करने की बात नहीं है। अगर उनको रिटर्न फाइल करने की आवश्यकता है किसी भी कारण से, तो वो आप अपना स्टेटस डालिए नॉन रेजिडेंट, और आपके पास पोर्टल, जब ये समय आएगा 31/3/2023, अभी उसमें समय है, जब ये समय आएगा तो आयकर विभाग इसको अपने आप अपडेट कर देगा और आप अपनी रिटर्न बिना आधार से लिंक किए फाइल कर पाएंगे। आप निश्चिंत रहिए, समय का इंतजार करिए और आपको कोई चिंता करने की बात नहीं है।
चलिए, कोई चिंता करने की बात नहीं है। फिर भी कोई उलझन हो तो बताइएगा। हमारे पास टैक्स गुरु हैं जो आपके सभी सवालों का बेहद आसान भाषा में जवाब देंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं टैक्स गुरु और आपके सभी सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ बने हुए हैं जाने माने टैक्स एक्सपर्ट शरद कोहली साहब। कोहली साहब, चलते हैं पटना और वहां से संतोष कुमार शर्मा जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। संतोष जी नमस्कार। नमस्कार। क्या सवाल आपके पास? अच्छा, एक्चुअली मेरा सवाल ये था कि मैंने एक अंडर कंस्ट्रक्शन एक फ्लैट लिया हुआ था, ठीक है, जो अफोर्डेबल हाउसिंग के स्कीम के अंदर आता है। 45 लाख में लिया था मैंने, और इसका एरिया भी, कार्पेट एरिया भी जो है 968 स्क्वायर के आसपास है स्क्वायर फीट के ठीक आसपास। है। अभी मेरे को जीएसटी का प्रॉब्लम ये हो रहा था कि बिल्डर ने मेरे से 1% जीएसटी का मांग किया था, ठीक है, तो वो मैंने पे करने के रेडी हो गया था। लेकिन अब इसमें मैंने जो पढ़ा था तो इसमें ये था कि उसमें जो अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लैट का जो 1/3 पोर्शन जो होता है वो होता है लैंड के लिए, एंड 2/3 होता है अंडर मतलब कंस्ट्रक्शन के लिए, और उसको 2/3 पार्ट पे ही जीएसटी पे करते हैं। बट बिल्डर का कहना है कि नहीं, आपको पूरे पे अमाउंट पे ही आपको जीएसटी पे करना हो। मेरे को ये क्लैरिफिकेशन चाहिए था कि क्या है एक्चुअली क्या है। ठीक है, बिल्कुल संतोष जी, देखिए आपने जो पढ़ा है वो 2/3 1/3 तो ठीक पढ़ा है, पर वो कमर्शियल प्रॉपर्टीज के लिए एप्लीकेबल है, ये ध्यान में रखिए। तो बिल्डर ने, क्योंकि आपका अफोर्डेबल हाउसिंग है, उस पर 1% जीएसटी बाकायदा लगता है। अगर ये रेजिडेंशियल होता और नॉन अफोर्डेबल होता तो 5% लगता, और अगर वो आईटीसी वगैरह ले रहे हैं तो फिर 12% है। तो 1% संतोष जी आपसे उन्होंने ठीक लिया है। अफोर्डेबल हाउसिंग पे वाकई में 1% है, और 2/3 1/3 जो आपने पढ़ा है लैंड और बिल्डिंग का, वो कमर्शियल प्रॉपर्टीज पे लगता है, क्योंकि आपकी रेजिडेंशियल है तो वो एप्लीकेबल नहीं होगा। तो इस विवाद को यहीं पर खत्म किया जाए। और मुझे लगता है कि आपने पढ़ा था सही, लेकिन उसमें जो कैश था वो आप भूल गए। तो रेजिडेंशियल इस वजह से आपको 1% देना पड़ेगा, और कमर्शियल होता तो शायद आप इसका फायदा उठा सकते थे। टैक्स गुरु में फिलहाल इतना ही। कोहली साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सभी सवालों का जवाब देने के लिए। और आपके पास कोई भी सवाल हो, चाहे इनकम टैक्स से जुड़ा हुआ हो या फिर जीएसटी से, आप हमें लिख भेजिए tax@moneycontrol.com पर। आप अपने सवाल के साथ अपना नाम और मोबाइल नंबर लिखना ना भूलें। नमस्कार। देखते हैं आवाज।